बहुत धन्यवाद लालू जी। ये गठबंधन जो आपने अभी ये नया हुआ है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है कि ये गठबंधन स्वतः स्फूर्त है, बिल्कुल नेचुरल है, या इसमें कुछ प्रेरणाओं और दूसरों के दबावों का भी योगदान था? ये गठबंधन स्वतः स्फूर्त है या इसमें दूसरों की प्रेरणाओं का भी कोई योगदान है? देखिए, एजेंडा आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा तो बिहार का एजेंडा है, आपके सवाल, और फिर उसके बाद बिहार में आप क्या चाहते हैं, ये एजेंडा है? बिहार के विकास का एजेंडा है। तो जो सवाल मुख्यमंत्री जी से आपने किया, बिहार में जो अभी तक का डेवलपमेंट और विकास की जो बातें, और आप लोग जो दिल्ली से झुंड के झुंड आते थे पत्रकार लोग, उतना प्लेन भी तेजी से नहीं चलता था जितना तेजी से आप लोग आते थे देखने के लिए कि काम हुआ है। भाई, ठीक नीतीश कुमार जी ने काम किया है। नीतीश कुमार के विषय में आप जानिए, अतीत को जानिए। नीतीश कुमार और जितने भी नेता जिनको आप इनवाइट किए हैं, हम लोग के कतार में खड़ा किया आपने, पहले से मालूम रहता तो मैं नहीं आता। जिन लोगों के चेहरों को साटा है आप लोगों ने हम लोग के लिए, हम लोग के सामने। हाँ, आपकी कतार में खड़ा। बात सुनिए पहले, बात समझा करिए आप लोग बात को। किसी को अलग से बुलाइए, बात करिए, सब जगह बैठा के। आप दो चार पहलवान और लोग हैं, उनको आपने नहीं बुलाया है। लेफ्ट वाले लोग हैं, उनको नहीं बुलाया। खैर, बुला लिया, ठीक किया। तो नीतीश कुमार और हम एक ही परिवार के लोग हैं। याद करिए जेपी मूवमेंट, उसी मूवमेंट में सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, मैं, शिवानंद तिवारी, संचालन समिति में हम लोग सब थे। इमरजेंसी का 30 साल का पूछ रहे थे लोग, आप बोलिए क्या अनुभव, सब बात बता। वो खास करके नीतीश कुमार जी और हम लोग एक ही परिवार के, लोक दल वाले लोग हैं, पुराने। बीपी सिंह जी की सरकार बनी, उसमें भी हम दोनों वहां पर थे, एक साथ थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के नेता थे, दबे कुचले लोगों का। आगे कोई सवाल करेंगे उनका मैं जवाब दूंगा। इस राज्य में प्रत्येक गांव में एक नाई परिवार होता है, मुश्किल से, बार्बर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो हमारे नेता थे हम लोग के, वंचितों के, लांछितों के। और उन तमाम वर्गों और तबकों को इकट्ठा करके हम लोग जैसे लोगों को, नीतीश कुमार और हम लोग जो कुर्ता पाजामा पहने और राजनीति सीखा, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, पंडित रामानंद तिवारी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनका बड़ा भारी प्रभाव था हम लोग के ऊपर। हम लोग सोचा भी नहीं था। हम लोग, इनके पिताजी साधारण वैद्य थे, हमारे पिताजी साधारण किसान और चरवाहा थे। हम लोग राजनीति में, हम लोग के परिवार में कोई आदमी नहीं था, हम लोग आए इसमें। तो संक्षेप में आप बोलिएगा कि विषयांतर हो रहा है, नहीं, अतीत को आप जानिए। कि आपने पूछा कि ये कोई दबाव का है या कोई मजबूरी का है, या नीतीश कुमार का हमारा, या कोई आदमी बोला, या कोई बात है, क्या बात है? तब बात ये है कि जो लांछित और वंचित, लाचार और विवश लोग थे, आगे चल के जिसको मंडल कमीशन बोलते हैं, मंडलवादी लोग हम लोग, उसको इसमें नहीं होगा। लड़का बुलाना चाहिए था आपका, आनंद सुपर 30 वाला, जो उसके सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, सारे बिहार का। इतना बड़ा टैलेंट मुझसे मिलने के लिए आया था। मेरा ध्यान ज्यादा जाता नहीं, लेकिन रिजल्ट में देखते रहता कि हमारा उसका डंका बज रहा है दुनिया में, अमेरिका में भी। आनंद, आनंद हमको बोला कि भैया मैं आनंद हूं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जन्म लिया, मैं चंद्रवंशी मां के कोख से पैदा लिया हूं, और अगर आप नहीं होते और सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद नहीं किए होते आप लोग, तो आज मैं जहां का तहां पड़ा हुआ था, और आज मैं आपका पैर छूने आया हूं
कि आपने हम लोग को ताकत और शक्ति दी। यही है अपराध हम लोग का। नीतीश कुमार जी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी स्वर्गवास कर गए हमारे गोद में, तो बहुत सारा विरोध मेरा भी था, यादव भाइयों ने मैं भी बहुत उम्मीदवार बने थे, लेकिन नीतीश कुमार की बेचैनी को मैंने देखा उन दिनों में कि हर तरह से बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार ने लीडर अपोजिशन हमको बनवाने में भारी योगदान किया। एक ही युवजन सभा में, एक ही परिवार में हम लोग थे, अतीत को लोग जानता नहीं, तो किन्हीं कारणों से हम और हमारा नीतीश कुमार का अपहरण करके ले गया, वो भाजपा ले गया बीच के दिनों में, अपहरण करके ले गया, इनको छोड़ा के लाए हैं हम, फिर आई छोड़ भी दिए। वहां से बात पूछे क्या कारण है, अरे व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग यूपीए टेन्योर, हम लोग थे वहां, दुनिया में इकोनॉमी बूम किया, तो बूम किया तो इंडिया में भी बूम किया, तो जब बूम किया तो यूपीए गवर्नमेंट में हम लोगों ने उसका लाभ उठाया। हम मंत्री थे, हमारे लोग थे, सारे लोग, हम लोग ने राज्यों को पंप किया पैसा, सब राज्यों को पंप किया। अभी लड़के आपका पूछ रहे थे पत्रकार लोग, जेठजी जी आज बोले हैं कि आज पैकेज देंगे बिहार को। हाँ, अब याद आ रहा, जब चुनाव आया तो राम जी याद आ रहे हैं, अब पैकेज याद आ रहा है। बिहार में मालूम हो गया कि लोगों का हवा निकल गया। तो इकोनॉमी जो बूम हुआ तो भारत निर्माण शशि जी, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा से लेके प्रधानमंत्री सड़क योजना, अस्पताल से जिसमें कितने लोग जेल उल गए, सब अस्पताल, और सारा पैसा पूरा पंप हुआ राज्यों में, इसका इस्तेमाल नीतीश कुमार ने बखूबी से उठाया। ये बेचैनी तो आपको मालूम नहीं, जेपी मूवमेंट में हम लोग को बोलता लालू जंगल राज, ये बोलता हमको जंगल राज बोलता है सब। राज की राजनीति लालू के इर्द गिर्द ही घूमती है, बिना लालू का कोई स्नान नहीं करता है, सब गिरदा यहाँ से घूमता है। तो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, और हमारे सामने याद करिए, आपको यू रिमेम्बर इट, और आपके साथी लोग होंगे कि 14 के दंगल के सामने आप लोगों ने बुलाया था वहां दिल्ली में एजेंडा, कोई एजेंडा नाम का। हमने कहा भाई देखो, ये थ्रेट है नेशन के ऊपर, भारत 14 के दंगल के बाद भारत टूटेगा या भारत रहेगा। आज वो लक्षण मैं देख रहा हूं। एजेंडा क्या है? एजेंडा है सांप्रदायिकता, वेयर देयर इज नो पीस। कोई प्रोस्पेरिटी की बात आप भूल जाइए, तो हमारा एजेंडा वही है पुराना जो आज स्मृति ईरानी का निकला है। फिर ये कौन विकास का वादा बीजेपी बोलता? स्मृति ईरानी बोली कि कंपलसरी योगा को कंपलसरी कर देंगे स्कूल में। यही गजब का बात है। तो हम लोग बोल रहे हैं तो जंगल राज, हम पिछड़ों की बात करते, लांछितों की, आप गरीबों की बात करते, तो बोलता लालू जात पात, हम छोटी छोटी जातियों का। याद करिए आप लोग सब लोग, इसी गांधी मैदान में मैं सम्मेलन करके, कोई जात पात के लिए नहीं, भाजपा का, आप आडवाणी जी का जो रथ निकला था, हम अवेयरनेस किया इनके विजय से बचना, और हम लोगों ने समस्तीपुर में गिरफ्तार किया। आज कलप रहे हैं आडवाणी जी। आडवाणी जी का जो स्थिति है, अब छिपा हुआ नहीं है, वो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी जैसा स्थिति है। फिर कोई जाता, फिर भी उनसे रहा नहीं गया आडवाणी जी का। सुशील मोदी हमारा सेक्रेटरी था, और ये रविशंकर मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी था यूनियन में। अब वो बोल रहा है हमारे खिलाफ सुशील मोदी। ये गजब की राजनीति है भाई। जो सेक्रेटरी रहा है वो प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल रहा है। ये कितना बड़ा गिरावट, कितना बड़ा गिरावट हुआ है। और नीतीश को लाना दे रहे हैं कि हम भी काम किए थे। अरे तुम काम क्या किया था? नीतीश कुमार का तुम स्टेपनी था गाड़ी का, काम कौन से किया? जेपी मूवमेंट में शशि भाई आपको मालूम नहीं होगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग जबरदस्ती संचालन समिति अपने मन से बना दिए थे। तब मूवमेंट आगे बढ़ा तो जेपी बोले कि नहीं, और फील्ड में लड़के आए हैं, लोग आए हैं, उनको और जोड़ना है। हम लोग सब इस्तीफा कर दिए। ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूं, हमारे महान नेता थे। और जयप्रकाश जी के सामने हुआ कि आप जिसको बनाना है बना दीजिए, एक आदमी को। जयप्रकाश जी प्रवास में गए
और हमको कन्वीनर बना दिए छात्र संघर्ष समिति का, हमको बना दिए जयप्रकाश जी। और ये कागज जब भेजे, हम उन महापुरुषों का नाम लेना नहीं चाहते हैं चरखा समिति में कि अखबार में दे दो कि लालू बना कन्वीनर, जयप्रकाश जी बनाए। कागज को दबाया और जब जयप्रकाश जी आए तो संचालन समिति पुरानी की मीटिंग हुई और सुशील मोदी कहीं सुन रहे हो या रविशंकर, और तुम्हारी हैसियत नहीं थी जेपी के सामने क्वेश्चन करने का। ये लोग कंस्पिरेसी किया शुरू से, मेरे खिलाफ शुरू से कंस्पिरेसी किया। तो बोला कि जयप्रकाश जी अब ये क्या कहा, लालू को बना दिया। बोले जयप्रकाश जी मैं नहीं समझता था तुम इतने गंदे लोग हो, निकलो ये मेरा घर है। जयप्रकाश जी जहां मीटिंग होती थी चैम्बर से बाहर के सबको, ये तो टोटल रिवोल्यूशन। फिर सुनिए पूरा, तब आपको हम और आगे जवाब देंगे। टोटल रिवोल्यूशन फॉर होम, फॉर व्हाट? जयप्रकाश जी ने लिखा है टोटल रिवोल्यूशन में इसी गांधी मैदान में कि आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी और रोजगार से जो सबका अंतिम कतार में बैठा हुआ है उसे मेन स्ट्रीम में लाने का नाम है टोटल रिवोल्यूशन। तो जात पात करते जयप्रकाश जी, लालू यादव नहीं चीजों को और नीतीश कुमार लेके बढ़े तो हम लोग जात पात कर दिया, जंगल राज हो गया। है कोई गरीब आदमी वोट देता था क्या? एक बड़े लोगों के गांव में 4 बूथ हुआ करते थे, सब बूथ को निकाल के गरीबों का दरवाजा पर हमने किया, इसलिए मैं परवाह नहीं करता। आपने जो किया लालू जी वो दिखता है, आपने रेल मंत्री के तौर पर भी जो किया आपका काम, ये तो अतीत की बात है। लेकिन आज जो आपके मुकाबिल है वो भी तो यही कह रहे हैं मैं चाय वाला हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैंने गरीबों का साथ दिया। तो आपको नहीं लगता कि एजेंडा? अब ये मंडल कार्ड जो खेल रहे हैं मोदी जी, वो मोदी जी, ये मोदी जी नहीं। चाय वाला का मैं बेटा हूँ बोलते, अरे लालू वाला भैंस, लालू यादव भैंस चराने वाला का बेटा है दूध वाला। अब बिना दूध के तुम्हारा चाय कैसे, तुम क्या डालता था बताओ? तुम हमको कैसे पता? हम लोग गाय चराए, भैंस चराए, बकरी चराए। इसमें पुराना लोग जाके, सुनिए भाई, आप वेटनरी कॉलेज जाइए, कभी आए हैं तो आइए, वेलकम। उधर वेटनरी कॉलेज में मैं यहाँ पढ़ता था, बीएन कॉलेज में, और ठेला पर चाय में बेचता था, घोंटता था चाय। नीतीश जी जाकर पीते थे उस समय, पूछिए। तो ये मंडल कार्ड अब शशि जी वो लोग खेल रहा है, मंडल कार्ड वो खेल रही है बीजेपी। अब फिर वो छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन करा रहा है सब जगह, यहाँ पर घूम रहा है। हम किया जगाया तो जंगल राज। 30 साल हमारा राजनीति का हो गया, 1974 से। लालू यादव का नाम लिए कोई आगे सो ही नहीं रहा। लालू को पंडुआ समझता, बिहारियों को कमजोर समझता, इसलिए नीतीश कुमार काम किया। नीतीश हमारा साथ दिया, ये हमारा छोटा भाई है। हमारा सवाल मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, लीडर बनाने का नहीं, हमारा सवाल है कि इनको बिहार में पैर रखना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं भाजपा के लोग। कामरेड ज्योति बाबू ने कहा था, सुनिए, कामरेड लोगों ने विरोध किया कि लालू मंडलवादी है, उसका साथ क्यों दे रहे हैं। ज्योति बाबू ने कहा कि नहीं, देखो क्लास स्ट्रगल अपने जगह पर, लेकिन जाति वाली बात भी सही है। अगर बिहार में नहीं रोकोगे, भाजपा को बिहार में नहीं रोकोगे, लालू को नहीं ताकत दोगे, तो वहां से छूटेगा तो कलकत्ता में घुसेगा, और कलकत्ता में घुस गया तो आप समझना कि क्या स्थिति होने वाली है। सीपीएम को लोगों को कामरेड ज्योति बाबू ने बताया। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सामने एजेंडा है कि हम बिहार, सूफियों का बिहार, संतों का बिहार, हम इनको फटकने नहीं देंगे। यहाँ हमारा एजेंडा ये है। और नीतीश कुमार की सरकार को अब राज्यसभा से लेके अभी भी हमारा समर्थन, और हम लोगों ने कहा कि यही मुख्यमंत्री हमारे होंगे। ये लोग सब पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रहा।
सब पेपर उलाटिए आप। चुनाव के बाद भी आपका समर्थन ऐसे ही 5 साल जारी रहेगा? बात खुद आप हमको नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं। लोग कोशिश कर रहा था कि लालू को और नीतीश को मिलने मत दो। वो कौन लोग थे आज अभी कहना ठीक नहीं है, हम चुपचाप बैठे हुए थे। एक नाम बता दीजिए। है, नाम बताना ठीक नहीं है, सब लोग जानते हैं कि कौन लोग खेला में। जो नीतीश के भी नहीं है और हमारे भी नहीं है, वो भाजपा के लोग हैं। ये लोग कोशिश में थे कि अरे लालू नीतीश को मिलने मत देना। कोई लड़ाई है शशि जी, हमारा बिखराव का लाभ उठा के चले गए। अब इनको हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे, आने नहीं देंगे, और लाठा लाठी मारा मारी नहीं, इनको घर वापसी कराएंगे। सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल लालू यादव का नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, सवाल देश को इनके हाथों में जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, राम का मंदिर बनाएंगे, फिर ये जोग कराने की बात करते, ये जोग क्या करे? जोग का जोग आज से जोग हो रहा है, जोग पढ़ा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं सारे सवालों को। इसलिए हमारा पुख्ता गठबंधन है, हम लोग के अंदर किसी तरह का गलतफहमी नहीं है। अगर रहता तो मैं नीतीश नहीं थे दिल्ली में, माननीय मुलायम सिंह हम लोग बैठे, हम कह नहीं, नेता नीतीश कुमार को बनाना है। हम पूछ रहे हैं लगातार कि भाई तुम्हारे वंश में है तो बताओ, आप नहीं बता रहे हो तो हम मान के चलते हैं कि तुम निर्वंशी पार्टी हो। लेकिन आज देखिए सीपी ठाकुर का निकल गया कि मैं भी जोग हूं, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। कुशवाहा जी को भी योग्य बताया। हाँ, जोग है वो भी। रामविलास जी अजोग थोड़ी हैं, वो भी अजोग है, सब लोग योग हैं। अब मैं जनता के सवाल आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जनता तो आधार नहीं है, पूछेंगे लोग। ना बिल्कुल। पूछिए। उदयकांत चौधरी जी का सवाल है नीतीश जी आपके लिए कि समृद्ध और संपन्न बिहार बनाने का जो आपका संकल्प है, तो बिना केंद्र सरकार की सहयोग के आप कैसे उसे पूरा करें? क्यों? इसमें केंद्र सरकार के असहयोग की बात कहाँ है? हम लोग तो बिहार में जब एनडीए का गठबंधन था और यहाँ राज्य सरकार में थे, तो केंद्र में तो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, और सारे देश में ये देखने को मिला है कि केंद्र में अगर राजनीतिक रूप से विरोधियों की सरकार है तो राज्य का विकास रुकता नहीं है, राज्य का विकास और तेज होता है। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी तो मध्य प्रदेश ने तरक्की की, छत्तीसगढ़ ने तरक्की की, सबने तरक्की की है। तो इसलिए ये केंद्र के असहयोग का कहां प्रश्न पैदा होता है। और आजकल तो बात हो रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, क्या है पता नहीं, धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है और राजनीतिक रूप से अगर दो भिन्न लोगों की अगर सरकार है, भिन्न समूहों की, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। उदाहरण तो ज्यादा फायदे के ही पड़े हुए। एक सवाल प्रोफेसर संतोष कुमार का है कि अगर आपको बीजेपी से मुक्ति मिलती है तो आप लैंड रिफॉर्म बिल लाएंगे सत्ता में आने के बाद? जो हमारे टीचर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे प्रोफेसर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स तो हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं। लैंड रिफॉर्म्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमारे लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट होने चाहिए। जैसे भी लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको अपडेट हमने करने की कोशिश की है, लेकिन जो आज सबसे बड़ी जरूरत है वो है नए सिरे से सर्वे और सेटलमेंट की, और वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। सर्वे सेटलमेंट नहीं होगा। आज पता लीजिए परदादा का ही नाम चला रहा, दादा का ही नाम चला रहा। आप देखेंगे तो ये सारे जो लैंड डिस्प्यूट आपको दिख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो लैंड का सर्वे बहुत पुराना हो चुका है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। इसलिए फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट के लिए
हमने उसमें समय कम लगे इसके लिए कानून बनाकर और वो काम शुरू कर दिया है हमने। और वो जब नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइटलशिप से लेकर के वो सारी चीज आज पूरे बिहार में। नंबर 1। नंबर 2, बिहार की आबादी आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रही है। हर 10 साल में लगभग 24% की वृद्धि हो जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में जो जमीन की स्थिति पहले थी वही जमीन की स्थिति आज नहीं, निरंतर बदलती जा रही है। आबादी बढ़ती जा रही है, बंटवारा होता जा रहा है, जमीन के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में कंसोलिडेशन, चकबंदी बहुत जरूरी है। तो हमारा लक्ष्य सर्वे सेटलमेंट के बाद टोटल कंसोलिडेशन का, और उसके लिए हमने कानून बनाया, उस पर काम चल रहा। शुरुआती उसमें बाधाएं आई, चूंकि वो एरियल सर्वे का प्रावधान हमने रखा था। एरियल सर्वे को शुरू करने में इतने जगहों से परमिशन की जरूरत पड़ती है, डिफेंस से लेकर कई जगहों पर। तो ये शुरू में एहसास नहीं था कि ये इतना शुरू कराना दुरूह होगा। तो हर एरिया में शुरू कराने के पहले काफी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने जो सोचा था वो अवधि में वो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इस तकनीकी प्रक्रिया के कारण। जो एरियल सर्वे का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और लैंड रिफॉर्म्स के प्रति हम सब कमिटेड हैं। रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स के जो मायने परंपरागत तौर पर आप सोच रहे हैं वो आज के संदर्भ में बहुत हद तक अर्थहीन हो चुके हैं। एक नए सिरे से लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सोचना होगा। एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर अब्दुल सलाम का है कि इलेक्शन सिर पर है और योग के जरिए हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आप मुसलमानों को साथ लाने के लिए कुछ नया करना चाहेंगे? देखिए, जब तक आप हिंदू और मुसलमान के टर्म में सोचेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी लाभ लेती चली जाएगी। इस देश में और इस समाज में संघर्ष हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं, इस समाज में संघर्ष हो रहा है कट्टरपंथी हिंदू और उदारवादी हिंदुओं के बीच में। और उदारपंथी किन चीजों पर? उदार विचार किनका? हिंदुओं का, जिनका विचार संपत्ति के बारे में, स्त्री के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में जो उदारवादी विचार हो, सहिष्णुता, टॉलरेंस। कुछ लोग इनटॉलरेंट होते हैं। तो इन विषयों पर जिनका विचार उदारवादी है हिंदुओं में, उनका संघर्ष आज कट्टरपंथियों से चल रहा है। और ये कट्टरपंथी अपने को मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आप जरा कल्पना करिए, इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं का विशाल बहुमत, 80% के करीब हिंदू हैं, उससे भी ज्यादा है। और इसके अलावे कई जो संप्रदाय के लोग हैं, चाहे सिख मान लीजिए, तो ऐसे लोग उनके करीब हैं। ऐसी परिस्थिति में ये हमेशा अल्पसंख्यकों का डर दिखाते हैं। ये किस हद तक लोगों को कायर बना रहे हैं, डरपोक बना रहे हैं। अल्पसंख्यकों का भय हिंदुओं को दिखाते और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, कट्टरपंथ को मजबूत करना चाहते हैं। तो आज लड़ाई उनकी है, आज असल लड़ाई यहां है। और ये जो कुछ भी करना चाहेंगे, एक बात बहुत स्पष्ट है और धीरे धीरे नई पीढ़ी के बीच में हम सब लोग इसको ले जा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह देश तभी मजबूत रहा है और मजबूत हुआ है। इतिहास के पन्नों को उलटकर देख लीजिए, प्राचीन काल से लेकर अब तक, जब जब उदारवादी मजबूत रहे, जब जब कट्टरपंथी हावी हुए हैं, देश कमजोर हुआ है, टुकड़ों में बटा है। इसलिए आज जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनके खिलाफ साफ तौर पर इस परिप्रेक्ष्य में माहौल बनाना चाहिए। मैं तो समाज को हिंदू और मुसलमान के टर्म में देखता ही नहीं। समाज में जो हमारे देश में किसी भी धर्म और मजहब को मानने का अधिकार है
और सभी धर्म मजहब के लोगों को बराबर की आजादी है। इस आजादी को कोई छीन नहीं सकता, और अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो सफल नहीं होगा और न सफल होने दिया जा सकता। लालू जी, एक सवाल आपसे। संजय तिवारी जी बैंक यूनियन के लीडर्स हैं, उनका है कि आपने लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व किया। अगर देश का नेतृत्व करने का मौका मिले तो आप पहले 3 काम क्या करना चाहेंगे? अगर देश का नेतृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त हो तो आप पहले 3 काम क्या करना चाहेंगे? पहला दिन पहले 3 काम, अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो पहले 3 काम आप क्या करेंगे? पहले 3 काम ये करेंगे कि सबसे पहले जितना पोल्यूशन फैलाया है भाजपा आने से, इसको बढ़िया से धुलाई करेंगे। धुलाई का मतलब पिटाई नहीं, जैसे फायर ब्रिगेड से साफ ऑफ किया जाता है। तो ये बिल्कुल लालू यादव का संदेश, युवा बचाओ अपना देश। इससे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब पोल्यूटेड कम्युनलाइज सोसाइटी को ये गवर्नमेंट फेलियर ऑन फ्रंट पर हो गई है, तो अब वो इससे होना नहीं है। 7 जन्म भी अवतार भी लेगा तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये नोट डाउन कर लीजिए, तो ये नहीं होगा। तो अब इनको सत्ता में रहना है, तो सत्ता में रहना है तो ये कम्युनलाइज करेंगे सोसाइटी को। तो हम लोग वाचफुल हैं, इसीलिए हम लोग इकट्ठा भी यहाँ हैं। आपको मैं बता, और कोई कारण नहीं है। नंबर 1 ये बोले थे कि देश के लोगों को चीट किए थे लोग कि 26.5 लाख करोड़ रुपया हम लावेंगे और 15.5 लाख रुपया जमा कर देंगे हर भारतीय के खाता में, 1 अरब 25 करोड़ जनता के। आप बाद में बोल दिया कि जुमला, इन पर मुकदमा करके इनको तिहाड़ जेल में बंद करेंगे। क्या झूठ बोला? अब तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे उनको मुकदमा करके? हम आएंगे तो बंद नहीं करेंगे। चीट करके वोट डेमोक्रेसी के साथ मजाक किया। नौजवानों को कहा था इन्होंने कि 5 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, एक भी नहीं दिया। ये लड़के मारे मारे चल रहे हैं। सारे बच्चे 18 से 25 साल के, 30 साल के लड़के मिलके अच्छे दिन आज नौकरी मिलेगा। मम्मी पापा नरेंद्र मोदी 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 माला जप रहा। ये सारा जितना गड़बड़ी लोग किए हैं वो ठीक करेंगे। ये सारा जमीन का ठीक कहा नीतीश कुमार ने। जमीन का सवाल बड़ा खतरनाक सवाल है। जिसके पास मेहनत करने की क्षमता है उसके पास जमीन नहीं है। अब ये बात को छेड़छाड़ करने से ये बिजली का खोता है, बाकी सुधार उधार हो ये हो। तो हम देश में बेरोजगारी सबसे क्रोनिक समस्या है। बेरोजगारी कैसे हमारा मिटे? किसान को जो किसान का ये लूट रहे हैं, राइट को खत्म करने जा रहे हैं, लैंड एक्विजिशन बिल ला करके इसको हम चलने नहीं देंगे। और किसान को कोई जमीन लेना है तो जैसे मनमोहन सिंह ने किया था, इतना क्रांतिकारी कदम उठाया था, उसको हम रिपीट करेंगे। शिक्षा, अब ये जॉब की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री है भारत सरकार। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे कि लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, शुरू से ही जॉब ओरिएंटेड हो। ये इंतजाम हम लोग करेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं है। एक सुधा वर्गीस का सवाल है। ये महिलाओं का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है कि इस चुनाव में महिलाओं को, नई पीढ़ी को और दलित को कितना टिकट देने की संभावना है? टिकट हम दोनों मिलके, नीतीश कुमार और हम लोग मिलके यूथ को, वीमेन को निश्चित रूप से ज्यादा हम लोग, हमारा तो है अपने दल में कि 50% हम देंगे महिलाओं को। महिला और यूथ दोनों मिला के, यूथ और महिला दोनों मिला के। लेकिन पहले से जो उसमें और भी नेता है उसको एकाएक छांट देना भी ठीक नहीं है, न तो रिएक्शन करा देगा। तो ये ध्यान रखना। सवाल बहुत से हैं और भी, लेकिन समय की कमी है, तो मैं हैंड ओवर टू यू।